विद्यार्थियों, आज की हमारी बातचीत हिंदी के राष्ट्रभाषा और राजभाषा रूप पर केंद्रित है। हिंदी की सरलता और हिंदी की कठिनता एक बात में निहित है कि हिंदी में एकता में अनेकता दिखाई पड़ती है। इसलिए जब तक हिंदी के अनेकता वाले रूप को हम नहीं समझेंगे, तब तक हिंदी समझ में आने से रही। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है कि हिंदी भी एक भाषा है जो आते आते आती है। विद्यार्थियों, आप हिंदी के आधारभूत पाठ्यक्रम के विद्यार्थी हैं और हिंदी के बुनियादी रूपों को, हिंदी भाषा के बहुवचनात्मक, बहुरूपात्मक यानी कहें अनेक रूपी चरित्र को समझ सकते हैं, बशर्ते आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको व्याख्यान सुनने होंगे और आपको रियाज करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। परंपरा, इतिहास और संभावनाएं से भरी हुई भाषा है हिंदी। आप देखते होंगे कि हिंदी के बारे में कभी ये कहा जाता है ये बोलचाल की हिंदी है, कभी कहा जाता है ये पत्रकारिता की हिंदी है, कभी कहा जाता है राजभाषा हिंदी, कभी राष्ट्रभाषा हिंदी, कभी प्रयोजनमूलक हिंदी, कभी मानक हिंदी, कभी हिंदी की अलग अलग शैलियों पर बातचीत होती है, कभी पारिभाषिक हिंदी पर बात होती है। कारण क्या है? कारण केवल यह है कि हिंदी की प्रकृति या हिंदी का स्वभाव बहुवचनात्मक है, यानी हिंदी किसी एक बोली विशेष तक सीमित नहीं है। इस बात को मैं अपने व्याख्यानों में बार बार कह रहा हूँ, ध्यान में रखे जाने की ज़रूरत है कि हिंदी किसी एक बोली का नाम किसी एक भाषा तक सीमित नहीं है। हिंदी में अनेक उपभाषाएं हैं, अनेक बोलियां हैं, अलग अलग संदर्भों, अलग अलग कार्यों, अलग अलग ढंगों, अलग अलग क्षेत्रों में एक ही हिंदी अनेक रूपों में प्रयुक्त होती है, व्यवहार में आती है। अलग अलग संदर्भों के कारण ही हिंदी राष्ट्रभाषा भी कहलाई और अलग संदर्भ के कारण राजभाषा। बस हमें इस व्याख्यान में यह समझना होगा वह संदर्भ कौन सा है, वह क्षेत्र कौन सा है। जैसे आप हिंदी भाषी राज्य के निवासी हैं, आप घर में भी हिंदी बोल रहे हैं, अपने कॉलेज में भी हिंदी बोलते हैं, बाजार में भी हिंदी बोलते हैं, लेकिन आपकी ही हिंदी में तीनों क्षेत्रों के अनुसार अलग अलग रूप, अलग अलग शैलियाँ दिखाई देती हैं। आपकी बोलचाल की जो भाषा होती है वह अनौपचारिक होती है, लिखने की भाषा औपचारिकता प्रधान होती है। खैर, हमारी आज की जो चर्चा है वो हिंदी के राष्ट्रभाषा और राजभाषा रूप तक सीमित रहेगी। ये मैंने आपको बताया कि हिंदी का अतीत और हिंदी की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। एक समय था, एक दौर था, हिंदी और हिंदी प्रांतों को बीमारू राज्य, बीमारू कहा जाता था। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश यानी हिंदी प्रांत के लोगों की जो भाषा है उसके लिए एक अवहेलना, उपहास के लिए बीमारू शब्द का प्रयोग होता था। किंतु आज हिंदी और हिंदी की उपभाषाओं, हिंदी की बोलियां कई क्षेत्रों में इतनी अधिक ताकतवर हो गई हैं
कि हिंदी का बीमारू जो लांछन उस पर लगाया गया, अब वो बीमार नहीं है, समृद्ध हो चुकी है, स्वस्थ हो चुकी है और अनेक दिशाओं में दौड़ रही है और उस हिंदी के प्रयोक्ताओं को आर्थिक रूप से भी संपन्न कर रही है, सांस्कृतिक रूप से उसे संपन्न बना रही है। तो ऐसी समृद्ध भाषा में राजभाषा और राष्ट्रभाषा का रूप क्या है, इस पर हम बातचीत करेंगे। भारत में संविधान सभा का गठन हुआ 1947 में। उसी समय यह तय किया गया, संविधान सभा ने तय किया कि भारत के कामकाज की भाषा हिंदुस्तानी या अंग्रेज़ी होगी। बाद में हिंदुस्तानी के स्थान पर हिंदी शब्द रखा गया। संविधान सभा की 11 से 14 सितंबर 1949 की बैठक में देवनागरी में लिखित हिंदी को राजभाषा स्वीकार किया गया। इस प्रकार राजभाषा जो शब्द है वह संविधान में प्रयुक्त शब्द है, संवैधानिक व्यवस्था है। तो 1949 से लेकर 14 सितंबर 1949 से लेकर आज तक संवैधानिक प्रावधानों और संकल्प के आधार पर हिंदी भारत राष्ट्र में राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित है। संवैधानिक स्तर पर भी हिंदी के प्रयोग के आयामों को सरकारी गैर सरकारी कार्यालयों आदि में अपनाने पर जोर और प्रोत्साहन दिया जाता रहा है। हिंदी को प्रशासनिक, कार्यालयी, व्यावसायिक स्तरों पर प्रयोग में लाने के लिए शब्दावली निर्माण के साथ साथ हिंदी में कार्य करने के लिए कंप्यूटर, टेलीप्रिंटर, अन्य यांत्रिक साधनों की व्यवस्था और सुविधाएं प्रदान की गई हैं और निरंतर प्रदान की जा रही हैं। संविधान के अनुच्छेद, जो भारत का संविधान है उसका अनुच्छेद 120 खंड 1, संविधान का अनुच्छेद 120 खंड 1 और अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक, 343 से 351 तक भारत संघ की राजभाषा के संबंध में अलग अलग प्रावधान, अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। इसका प्रारंभिक उल्लेख अनुच्छेद 343(1) में इस प्रकार हुआ है। इसे हमें ध्यान में रखना होगा। संविधान के अनुच्छेद 343 खंड 1 में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। 343 के खंड 2 में यह व्यवस्था की गई है कि इस संविधान के आरंभ से 15 वर्ष की अवधि तक संघ के प्रशासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता रहेगा। यानी संविधान प्रारंभ होने 1950 और आगामी 15 वर्ष यानी 1965 तक संविधान में यह व्यवस्था कर दी गई कि संघ के सभी शासकीय सरकारी कामकाजों के लिए जिस तरह 1950 से पहले अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता था, उसी प्रकार 1965 तक अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता रहेगा। राजभाषा के संबंध में अनुच्छेद 120(1) भी महत्वपूर्ण है। इसके अनुसार संसद का काम हिंदी अथवा अंग्रेजी में चलाने की व्यवस्था की गई थी। इसके अतिरिक्त सदस्य विशेष को सभापति या अध्यक्ष के आदेश से अपनी मातृभाषा में
विचार व्यक्त करने का प्रावधान भी किया गया है। अनुच्छेद 351 में संविधान विषयक भाषा नीति का उल्लेख है। इसके अनुसार संघ सरकार का कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा के विकास प्रसार हेतु प्रयत्न करेगी, जिससे वह सारे देश में प्रयुक्त हो सके, हिंदी का विस्तार हो सके, हिंदी व्यापक हो सके। इसके साथ ही साथ हिंदी में अन्य भारतीय भाषाओं के शब्दों को शामिल कर उसके शब्द भंडार को समृद्ध बनाने, शब्द भंडार की दृष्टि से हिंदी को संपन्न बनाने की बात भी इस अनुच्छेद 351 में कही गई है। सन 1963 में संसद द्वारा राजभाषा अधिनियम जारी किया गया। उसके बाद राजभाषा संशोधित अधिनियम 1967 द्वारा घोषणा की गई कि 26 जनवरी 1965 से हिंदी राजभाषा के रूप में कार्य करेगी। साथ ही साथ अंग्रेजी भाषा का प्रयोग भी सह राजभाषा के रूप में होता रहेगा। याद रखे जाने की बात है, जो कि राजभाषा अधिनियम संशोधित 1967 में कही गई है कि 26 जनवरी 1965 से हिंदी राजभाषा के रूप में कार्य करेगी। साथ ही साथ अंग्रेजी भाषा का प्रयोग भी सह राजभाषा के रूप में होता रहेगा। 1976 में राजभाषा अधिनियम का निर्माण किया गया। इसके नियमों के अनुसार तमिलनाडु को छोड़कर पूरा देश अपना काम हिंदी में कर सकता है। संवैधानिक स्थिति के अनुसार विभिन्न मंत्रालयों द्वारा राजभाषा हिंदी को विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, चिकित्सा, मानविकी, रेल, सूचना, प्रसारण विज्ञान, गणित, डाक वतार आदि की तकनीकी पारिभाषिक शब्दावली की दृष्टि से विकसित किया जा रहा है। हिंदी टाइपराइटर, टेलीप्रिंटर, कंप्यूटर आदि की सहायता से कार्यालय स्तर पर काम हुआ है और आज इंटरनेट और मीडिया के द्वारा, पत्रकारिता के द्वारा राजभाषा हिंदी को बढ़ावा दिया जा रहा है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो पत्रकारिता है उसमें केवल समाचार और विज्ञापन ही नहीं होते, उसमें सरकारी सूचनाएं भी होती हैं, उसमें राजपत्रों का प्रकाशन भी होता है। इस दृष्टि से मीडिया भी राजभाषा का विस्तार करने में एक महत्वपूर्ण औजार के रूप में काम करती है। तो यहाँ 14 सितंबर को भारतवर्ष में इसी कारण सरकारी कामकाजी भाषा यानी राजभाषा के रूप में हिंदी को सम्मान देने, राजभाषा यानी सरकारी कामकाज की भाषा व्यापक भाषा बने, हिंदी राजभाषा के स्तर पर उसका दायरा बहुत छोटा न हो, इसके लिए हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस पर हम ये नहीं कहेंगे कि हिंदी दिवस एक औपचारिकता है। हिंदी दिवस दरअसल हिंदी का संकल्प दिवस है कि हिंदी जन जन की भाषा है, इसलिए राजभाषा के स्तर पर उसका व्यापक प्रयोग किया जाना चाहिए। तो हिंदी के सरकारी संदर्भ, सरकारी कामकाज के कारण हिंदी का एक अर्थ राजभाषा हो गया और दूसरे संदर्भ के कारण हिंदी राष्ट्रभाषा कहलाई। वह दूसरा संदर्भ क्या है, वह हम अगले इस चरण में देखते हैं। जब भी किसी राष्ट्र की कोई एक भाषा
राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक कारणों से समूचे पूरे के पूरे राष्ट्र के सार्वजनिक प्रयोग में आती है, उसमें देश की संस्कृति, उसमें देश के आदर्श, उसमें देश की परंपरा, उसमें देश का इतिहास, उसमें देश की संभावनाएं व्यक्त होती हैं। उसकी प्रकृति और साहित्य में यह सामर्थ्य होती है कि देश की अन्य भाषाओं को बिना उसकी प्रगति में बाधक हुए अपने साथ ले चल सके, तब वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। तात्पर्य ये कि राष्ट्रभाषा का प्रयोग क्षेत्र व्यापक होता है। हिंदी ने लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया से गुजरकर राष्ट्रभाषा का पद प्राप्त किया है। क्रमशः बंगाली, मराठी, गुजराती और कन्नड़ जैसे अहिंदी भाषी क्षेत्रों में भी हिंदी लोकप्रिय होती जा रही है। विभिन्न कारणों से, सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक आदि की दृष्टि से, आदि के कारणों से हिंदी भारत में व्यापक स्तर पर प्रयोग में दिखाई देती है। 12वीं-13वीं शताब्दी में यह केवल दिल्ली, मेरठ और उसके आसपास तक सीमित कही गई है। लगभग 600-700 वर्षों तक यह बोली के रूप में प्रचलित रही। इसकी अपेक्षा इसके साथ की अन्य बोलियां जैसे अवधी, ब्रज आदि अधिक विकसित हुई, भाषा के रूप में उच्च साहित्य का माध्यम बनी। मुगल काल में फारसी का प्रभुत्व रहा। अंग्रेजों के शासनकाल में अंग्रेजी का वर्चस्व स्थापित हुआ, लेकिन भारतीय समाज में हिंदी का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान बना रहा। भारत का स्वाधीनता आंदोलन जिस एक प्रमुख भाषा के माध्यम से संभव हो सका, वह हिंदी है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संवैधानिक तौर पर हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, क्योंकि यह देश के अधिकांश भागों में बोली और समझी जाती है। भारत में ही नहीं, विदेशों में भी इसके प्रयोगकर्ताओं की संख्या बहुत अधिक है। यही कारण है कि आज मीडिया की हिंदी बहुत समृद्ध हुई है। राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी की अवधारणा राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान विकसित हुई। संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में, एक धागे में बांधने और अपनी परंपरा, अपनी इतिहास स्मृति को जगाकर आज़ादी प्राप्त करने की प्रेरणा देने के लिए सभी राजनेताओं, विद्वानों और साहित्यकारों ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया है। राष्ट्रीय विकास में उस देश की राष्ट्रभाषा के अतिरिक्त वहाँ की राजभाषा का भी विशेष महत्व होता है। दोनों में यह अंतर है कि राष्ट्रभाषा का विकास स्वतः स्फूर्त प्रभामान होता है, जबकि राजभाषा शासन तंत्र की नीतियों के संयोजन का साधन। राजभाषा प्रशासनिक प्रयोजनों की भाषा होती है, किंतु किसी भाषा को राष्ट्रभाषा का पद जनमानस के व्यवहार के बिना नहीं मिलता। तो जब हम हिंदी को राष्ट्रभाषा कहते हैं भारत में, तो इसका सीधा सीधा तात्पर्य यह है कि हिंदी जनभाषा है, आम जन की भाषा है। तो इस पर हम अपनी बात को विराम देते हैं और
आगे आने वाले व्याख्यानों में हम संपर्क भाषा, मानक भाषा और इंटरनेट की हिंदी के बारे में चर्चा करेंगे।